Good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 20th July, so let's get started. First thing is with respect to this Microsoft update, इसकी वजह से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन था कल, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पर फ्लाइट्स को, ओके, एयरपोर्ट सेक्टर को. बट एनीवे इतनी ज़्यादा काम की न्यूज़ नहीं है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. नाउ लुक एट दिस. ईपीएफओ में काफी टाइम से इस तरह की कंप्लेन आ रही थी. अब देखिए ये दिखाता है कि हमने कितने अच्छे लोगों को रिक्रूट किया है. ओके, आपने देखा होगा यूपीएससी के एपीएफसी का रिजल्ट आया है. तो यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके कुछ मॉक इंटरव्यूज लुकमान आईएएस ने अपडेट किए थे एंड वो आपको क्लियर साइन दे देंगे कि क्यों हमें देखने को मिल रहा है कि मोर देन 30% जो सिलेक्शन हुए हैं वो अकेले दो ही सेंटर से हुए हैं. देयर वॉज एलिगेशन ऑफ पेपर लीक 1 आवर प्रायर टू द एग्जाम. और ये प्रूफ भी इस चीज से होता है क्योंकि दो लड़कों के इंटरव्यू डाले गए थे यहाँ पे. एक को बैट का नहीं पता दैट बैट इज अ मैमल, और दूसरे को नहीं पता इवन ब्रिक्स का फुल फॉर्म. ठीक है, what he was saying in the interview is कि this is an Asian organization, okay, and here B stands for Bangladesh. Yet he qualified the APFC exam. Okay, he will be a commissioner. और ऐसे कई हैं. तो लास्ट ईयर हुआ था बट यूपीएससी ने इसको डिनाई कर दिया, और ये जो मॉक इंटरव्यूज इनके आए हैं वो देखकर तो एटलीस्ट यकीन होता है कि कुछ गड़बड़ है. ओके, और लगभग शायद अब हर एग्जाम में हो रही है. यूपीएससी का केस हमने देख ही लिया, आज देखेंगे हम लोग इसको. दिस गर्ल यूपीएससी फाइल्स फॉर्जरी केस अगेंस्ट पूजा खेटकर. बट यहाँ पर भी यूपीएससी ने सिर्फ अपने हैंड वॉश किए हैं. उन्होंने कहा है कि इन्होंने 9 की जगह 11 अटेम्प्ट दिए हैं, अपने नाम, अपने पेरेंट्स के नाम, सर्टिफिकेट्स वगैरह चेंज करके. बट द फैक्ट इज की जो रियल केस था वो था विद रिस्पेक्ट टू कितने बच्चों ने डिसेबिलिटी फेक सर्टिफिकेट बनवाकर एग्जाम दिए. क्योंकि डिसेबिलिटी में एक और बेनिफिट आपको ये हो जाता है दैट यू कैन टेक ए सॉल्वर अलोंग विथ यू, कि आप अपने साथ एक आदमी ले जा सकते हो. एंड वर्स्ट थिंग इज कि आप हर पेपर में अलग अलग इंसान को ले जा सकते हो. सो आप हर एक सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज के हिसाब से अपने साथ एक सॉल्वर लेके जा सकते हो. ओके, तो कई लोगों ने इस डिसेबिलिटी कोटा का मिसयूज करा है. दैट वाज द रियल इशू. एंड यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी वाज द मेन इशू कि आप आंसर की नहीं देते हो 1 साल तक. ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज कि देयर इज कंप्लीट ओपिकनेस विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन ऑफ योर मेंस आंसर कॉपी. तो ये बड़े रिफॉर्म्स थे जिन पर यूपीएससी को बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने सिर्फ इनको डिस्चार्ज कर दिया इनकी सर्विस से और इनके खिलाफ एफआईआर कर दी है, दैट्स ऑल. तो ऐसा ही यहाँ पे दिखता है कि ईपीएफओ में जो आईटी सिस्टम है इट इज डिसफंक्शनल एंड क्रैश प्रोन. The IT system of EPFO are in virtual logjam and efforts to flag software and hardware deficiencies, triggering incessant crashes over the past 2.5 years. अब ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 2 साल 2.5 साल से इस तरह चल रहा है कि यहाँ पर बार बार इनका क्रैश हो जाता है, आप वेरिफिकेशन नहीं हो पाता और अल्टीमेटली जिस इंसान की पेंशन आनी है उसको सफर करना पड़ता है. ओके, एंड इट इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द टॉप ब्रास. जब इस तरह के लोग कमिश्नर बन के बैठेंगे हु आर नॉट इवन क्वालिफाइड, तो फिर ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी. ठीक है, और थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि एम्स की भी जो वेबसाइट थी उस पर भी रैंसमवेयर का अटैक हुआ था. तो हमारे पास अपनी वर्कफोर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स में जब किसी तरह की गलत एक्टिविटीज होती हैं तो अल्टीमेटली उनका इम्पैक्ट हमें एफिशिएंसी पर दिखता है, लेकिन फ्यूचर में तब तक देर हो चुकी होती है. The continued denial of the problem will only exacerbate the situation and hinder remedial efforts. यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डिक्रेट जारी किया है कि कावड़ यात्रा जहां जहां से निकलेगी वहां पर सभी जो रेडी वाले होंगे, ठेले लगा के खड़े या शॉपकीपर्स होंगे, इनको अपनी नेम प्लेट लगानी होगी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इससे लोगों को कंसर्न ये है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सलीम एप्पल शॉप. अब दिस कैन लीड टू इकोनॉमिक boycott. That's the concern that opposition party flagged, at least. Okay, it's not my personal thought, but इस तरह की चीजें जो होंगी तो ये कंसर्न है कि इससे उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट और बढ़ सकता है. वैसे पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है. ओके, तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं जजमेंट कि क्या सही है क्या गलत है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एग्जैक्टली न्यूज क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं. फिर हम आते हैं अपनी काम की न्यूज पे. सुप्रीम कोर्ट टू हियर ए प्ली टू प्रोब क्विड प्रो क्यो वाया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हमने दो चीजें समझी थी. फर्स्ट इज किकबैक्स.
अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है, आपको 1000 करोड़ का रोड का प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप इसी में से 100 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद के रूलिंग पार्टी को दे दीजिए और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के। एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड टोटली एनोनिमस थे और हो सकता है कि ए पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ए ने बॉन्ड खरीदे बी को दिए, बी ने बॉन्ड खरीदे सी को दिए और सी ने जाके डोनेट कर दिए पार्टी को, तो पहली बात तो कि आप ट्रेस कर नहीं पाओगे। और सेकंड थिंग इज कि इसने ब्राइबरी और किकबैक्स को बिल्कुल लीगल बना दिया था। एंड वर्थ प्रोजेक्ट्स वर्थ लैक ऑफ करोड़ वर अवॉर्डेड टू सच कंपनीज। और क्योंकि आपने ये ब्राइब ली है, ये किकबैक्स लिए हैं, इसलिए क्या होता है कि इन प्रोजेक्ट्स पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं होती और फिर अल्टीमेटली उनकी क्वालिटी खराब होती है और कहीं पे ब्रिज गिरते हैं कभी, तो कभी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग गिरती है, राइट। ये सब होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ पर एक प्ली फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में जो कह रहा है कि इस पूरे स्कैम को, जिसको माना जाता है कि ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है, जिसने ब्राइब और किकबैक्स को बिल्कुल लीगल बना दिया पॉलिटिक्स में, इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू प्रोब ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ क्विड प्रोक्यो करप्शन एंड किकबैक्स रिवील्ड थ्रू डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये केस आया है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं वो एक एसआईटी बनाता है या नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड ये प्ली फाइल की एक कॉमन कॉज ने एंड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन दोनों का नाम जरूर आपको अपने आंसर में यूज करना चाहिए जब भी आपको आंसर एनजीओ या सिविल सोसाइटी पे आएगा मीन्स में। द मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट appears to have become accessories to corruption. Several firms that were under investigation by these agencies have donated large sum of money to the ruling party, potentially to influence the outcome of probe. जिस जिस पर रेड पड़ी थी या जिस पर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उन्होंने जाके पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट दिया, डोनेशन किया और उसके बाद वो केस उनका बंद हो गया, ठीक है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि दीज एजेंसीज हैव बिकम एन आर्म ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर द रूलिंग पार्टी, बोथ एट सेंट्रल लेवल और बीट स्टेट लेवल, ठीक है। सब जगह पर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिले हैं सभी पार्टीज को। The officers concerned of agencies like ED, IT and CBI etc. who appear to have become part of this conspiracy. इन्हें भी examine करने की जरूरत है इन officers को। Next is it influenced the contracts worth lakh of crores and regulatory inaction by agencies. So it appeared that they allowed substandard and dangerous drugs to be sold in market. ठीक है, जैसे कि पूनावाला ने भी डोनेट किया था 52 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये सिर्फ ड्रग्स का ही केस नहीं है, ये केस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी। बिहार में कितने ब्रिज गिर चुके हैं अब तक, ठीक है। सो दिस इज एज द लार्जेस्ट स्कैम इन इंडिया सो फार। तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एसआईटी बनाता है या नहीं। सिचुएशन इन बांग्लादेश एंड इंटरनल मैटर, तो इंडिया ने भी वही कहा है कि इंटरनल मैटर है, हमें से कोई मतलब नहीं, ठीक है। वहां पर इन लोगों ने किया था कि 30% जो सीट्स थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड जॉब्स में वो रिजर्व कर दी गई फॉर दी चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट ये पूरा बवाल शुरू हुआ है बांग्लादेश में और फिलहाल के लिए उन्होंने सस्पेंड कर दिया ये रिजर्वेशन। लेट्स सी आगे क्या होता है वहां पर, बट उसका इम्पैक्ट ऐसे इंडिया पे हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। नाउ सी, जस्ट लुक एट दिस पुलिस वर्सेस पुलिस, दिस इज न्यूज फ्रॉम झारखंड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती, आपको नहीं देना है मत दो, लेकिन ये जो आप आउटसोर्सिंग के टाइप में लाए हो ना, कि हम एक प्राइवेट कंपनी को फंड दे देंगे और वो आपको हायर करेगी एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय और आप काम करोगे गवर्नमेंट के लिए, ये ठीक नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो एक तरफ है परमानेंट पुलिस, दूसरी तरफ है कॉन्ट्रैक्ट्स पे लाई गई पुलिस, ठीक है। दोनों फाइट कर रहे हैं इस वक्त। पुलिस पर्सनल ट्राई टू डिस्पर्स कॉन्ट्रैक्चुअल पुलिस असिस्टेंट्स who had घेराव झारखंड चीफ मिनिस्टर। The contractual staff has been on protest seeking job regularization. तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि दिस गवर्नमेंट हैज टोटली डिस्ट्रॉयड द यूथ एटलीस्ट। सिर्फ जॉब्स ऐसा नहीं था कि जॉब्स थी नहीं, पहली बात तो जॉब्स रोकी गई, मोर देन 30 लाख पोस्ट हैज बीन केप्ट वैकेंट, और जो फिल भी की गई मोस्टली इन्होंने फिल की है आउटसोर्सिंग करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। एंड थर्ड, जो जॉब्स फिल हो भी रही हैं उनमें करप्शन, पेपर लीक और इस तरह के फ्रॉड सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, ये सब हो रहा है। एपीएससी से लेके यूपीएससी में अगर ये हाल है तो स्टेट लेवल और एसएससी में तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो उसमें तो बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा होगा।
ठीक है, तो अल्टीमेटली परेशान से वो स्टूडेंट हो रहा है जो ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहा है। चलिए, एम्प्लॉयज डोनेटिंग ऑर्गन्स बी ग्रांटेड 42 डेज स्पेशल कैजुअल लीव। ये रेलवे बोर्ड ने कहा है कि अगर आप ऑर्गन डोनेट करते हो तो आपको 42 डेज की स्पेशल केयर लीव दी जाएगी। अब क्योंकि आज के इंडियन एक्सप्रेस में चीजें काफी कम है काम की हमारे, तो हम इस मैटर को पूरा समझ लेते हैं आखिर ऑर्गन डोनेशन किस तरीके से वर्क करता है और कौन कौन सी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ओके, सी ऑल केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट विल बी एलोकेटेड ए यूनिक। ये कुछ मंथ पहले की न्यूज है जो हमने कवर की थी। दे विल बी एलोकेटेड ए यूनिक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आईडी। ओके, सो फोकस ऑन दिस, यहाँ पर आपको एलोकेट की जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपको एलोकेट की जाएगी एक यूनिक आईडी फॉर बोथ डोनर एज वेल एज रेसिपिएंट अकॉर्डिंग टू रीसेंट डायरेक्टिव बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, तो इस आईडी का बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री has issued the directive to eliminate commercial dealings in organs, especially those involving foreign citizens। अब थोड़े दिन पहले हमने क्या पढ़ा था और आज के न्यूज़पेपर में भी है कि बांग्लादेश से लेकर काफी सारा जो किडनी रैकेट है, इलीगल किडनी रैकेट, ये चल रहा है। ठीक है, अब ये जो इलीगली चल रहा है ये सब, इसको रोकने का क्या तरीका है? इसको रोकने का तरीका यही है कि हम लोग एक आईडी, यूनिक आईडी एलोकेट करेंगे दोनों को, डोनर को भी और रेसिपिएंट को भी। ओके, ताकि हमें एलिमिनेट करने में मदद मिले कमर्शियल डीलिंग्स इन ऑर्गन्स, स्पेशली दोस इन्वॉल्विंग फॉरेन सिटीजन। ओके, नाउ दिस आईडी विल बी मैंडेटरी फॉर कंसिडरिंग एलोकेशन ऑफ ऑर्गन्स इन केस ऑफ डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, एंड दिस आईडी इन द केस ऑफ लिविंग डोनर, अगर जिंदा है और उसने डोनेट किया है, जैसे किसने किडनी डोनेट किया अपने फैमिली मेंबर को, ओके, तो भी ये आईडी जनरेट की जाएगी मैक्सिमम विद इन 48 आवर्स आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी। Then this ID must be generated by the hospitals from NOTTO website। NOTTO के बारे में अभी हम जानेंगे। It is also called for stricter monitoring of such transplants by local authorities। Okay, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर अंदर में दो डिवीजन आते हैं। ठीक है, इन दोनों डिवीजन के बारे में देखेंगे। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट, ये मैंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज में भी करवाई थी चीजें, तो इस बार वो गलती मत कीजिए कि हम ये सब चीजें लास्ट के लिए छोड़ेंगे। अभी से तैयार करो तो बेटर होगा। नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये आता है अंडर DGHS, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो कि अल्टीमेटली आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। ओके, उसके अंदर में ये फंक्शन करता है। फंक्शन क्या है? इट फंक्शन एज द एपेक्स सेंटर फॉर ऑल इंडिया एक्टिविटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ठीक है, दोनों चीज की बात कर रहा है, प्रोक्योरमेंट की भी और डिस्ट्रीब्यूशन की भी। इसके साथ साथ एक रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी सभी ऑर्गन्स की। ओके, सो दीज थ्री आर द मेन फंक्शंस, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज, एंड साथ में एक रजिस्ट्री भी मेंटेन करनी होगी ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस की और ट्रांसप्लांटेशन की। ओके, दो डिवीजन है इसके, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज। ठीक है, रिमूव भी करना है, स्टोरेज भी करना है। इट वुड फंक्शन एज द एपेक्स सेंटर ऑफ ऑल इंडिया एक्टिविटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग for procurement and distribution of organ and tissues, and maintain a registry of organ and tissue donation and transplantation in the country. This has been mandated as per the Transplantation of Human Organs Amendment Act 2011। तो 2011 में जो अमेंडमेंट की गई थी इस एक्ट में, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, उसी के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया था दैट यू हैव टू मेंटेन ए रजिस्ट्री। सेकेंड इज नेशनल बायोमटेरियल सेंटर, दैट इज जिसको हम नेशनल टिश्यू बैंक बोल रहे हैं। तो ये भी अमेंडमेंट से ही आया। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 हैज इंक्लूडेड द कंपोनेंट ऑफ टिश्यू डोनेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ टिश्यू बैंक्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट टू फिल अप द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज क्वालिटी एश्योरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ द टिश्यूज। बाकी की ये सब एक्टिविटीज हैं जो ये करता है, ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। बाकी उसमें ऐसा कुछ काम का नहीं, मतलब सारी चीजें जो आ सकती हैं, सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह इन ऑर्गन्स के रिस्पेक्ट में, वो सब यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट, अब ये है आरिफ खान, ये केरल के गवर्नर हैं। इन्होंने क्या किया था? देखिए, अभी तक क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कल हमने पंजाब के केस में देखा था, स्टेट गवर्नमेंट 3 नाम सजेस्ट करती है, उन 3 में से किसी एक को एज अ वाइस चांसलर अपॉइंट कर देते हैं गवर्नर, क्योंकि गवर्नर खुद होते हैं क्या? चांसलर, राइट। अब इन्होंने क्या किया? ही वेंट ए स्टेप फर्दर, कि स्टेट गवर्नमेंट का इन्होंने रोल ही खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं खुद एक सिलेक्शन पैनल बनाऊंगा, वो नाम रेकमेंड करेगा।
अगर आप सिलेक्शन पैनल बनाओगे, उसमें आप लोगों को बिठाओगे, तो वो तो आपकी मर्जी के लोगों को अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने इस चीज को स्टे कर दिया है कि ये गलत है। The government and other petitioners contended the UGC regulation and University Act did not confer any authority on the Chancellor, that is Governor, to constitute a search cum selection committee for selection of Vice Chancellor of the universities. State could only constitute such committee, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है, सिर्फ वो रेकमेंड करती है तीन नाम, okay, by exercising executive power under Article 162 and 246 of the Constitution. Okay, तो सेंट्रल लेवल पे इट इज आर्टिकल 162, स्टेट लेवल पर इट इज आर्टिकल 246। क्लियर? आगे चलें। यूपीएससी फाइल्स क्रिमिनल केस अगेंस्ट पूजा खेटकर फॉर फॉर्जरी। बट देखिए अगेन टेलिंग यू, ये एग्जामिनेशन इन्होंने 12 टाइम्स लिया था बाय ऑब्टेनिंग ओबीसी सर्टिफिकेट फ्रॉडुलेंटली एंड अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साइटिंग विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इलनेस, जबकि इनको ऐसा कुछ नहीं था। बट द फैक्ट इज अगेन वही है कि यूपीएससी में ऐसे कई लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग से लेके बास्केटबॉल साइकिलिंग तक वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीडब्ल्यूडी से ही ले रखा था। अब ट्विटर पे क्या है, काफी टाइम तक ट्रॉल हुआ यूपीएससी पिछले एक हफ्ते में, तो कल जाकर उसने नेम वाइज लिस्ट दी। अदरवाइज तो लग नहीं रहा था कि इस साल वो नेम वाइज लिस्ट देने के मूड में, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आपका रिजल्ट आया, रोल नंबर वाइज आता है, नेक्स्ट डे ही आपकी नेम वाइज लिस्ट आ जाती थी एक दो दिन में। बट इस बार काफी लेट दी उसने, वो भी जब ये स्कैंडल सामने आया तब। और यूपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी कल रिजाइन कर दिया है, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो एक महीने पहले ही रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था प्रेसिडेंट को। तो उनका इस स्कैंडल से रिलेशन है या नहीं, वो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। बट व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट इज कि यूपीएससी अपने आप को रिफॉर्म यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा। ये सभी स्टेट पीएससी से अगर आंसर की दे सकती है 1 वीक में, तो आप भी दे दीजिए, ताकि बच्चे को अगर लगे कि कहीं आप कुछ गलत आंसर दिया है तो उसमें पेटिशन फाइल कर सके एटलीस्ट। ओके, सिमिलरली आपकी मेंस कॉपी शो करने में कोई इशू नहीं है, आप मेंस कॉपी शो कीजिए, सिर्फ उन्हीं बच्चों की नहीं जो पास हुए हैं, बल्कि उनकी भी जो फेल हुए हैं, ताकि बच्चा अपने आप को देख सके और वो ये समझ सके कि एवेल्युएशन किस बेसिस पर हो रहा है। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 275 में रैंक पूरी ऊपर नीचे हो जाती है इंसान की, किसी को 150 मार्क्स मिलते हैं, किसी को 200 मिलते हैं, उतने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसको रिड्यूस करके 50 मार्क्स का करना चाहिए, जैसा कि यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में होता है, जैसे एपीएफसी, ईपीएफओ, इनमें होता है 50 मार्क्स के, ताकि हद से ज्यादा वेरिएशन ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो मेन नॉलेज है वो तो वही टेस्ट हो गया। इंटरव्यू में काफी चीजें होती है यार, काफी। अब इस लड़की की जितनी फैमिली का हमने देखा कि होम टाउन में पोस्टिंग तक ले ली, जो कि अलाउ नहीं होती है, दैट शोज कि कितना इन्फ्लुएंस रखती है इसकी फैमिली। ओके, आगे चलते हैं हम। ये हमने डिस्कस कर लिया था अपने पिछले सेशन में कि आखिर जम्मू में टेररिज्म बढ़ने के रीजंस क्या हैं, ठीक है, हमने उनको डिटेल में देख लिया था, आपने पिछला अगर डिस्कशन देखा होगा तो इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। ये है चीफ यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी क्विट 5 years बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर। इनको सिर्फ अभी एक ही साल हुआ था अपॉइंट हुए, ठीक है, हालांकि मेंबर तो हैं यूपीएससी के सिंस 2017, और अगर ये टिक जाते अपनी चेयरमैनशिप पर तो ये 29 तक रहते, ठीक है, तो आप ये समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जिंदगी के 12 साल निकलते। बट उन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू पर्सनल रीजंस, वो कह रहे हैं कि पर्सनल रीजंस हैं कि ये मॉन्क बनना चाहते हैं। The resignation was not linked to controversy regarding UPSC candidates securing employment by presenting fake certificate. He submitted his resignation to president. Obviously constitutional body है, उसके चेयरमैन है, तो प्रेसिडेंट को ही सबमिट करना पड़ेगा। UPSC is a constitutional body as mandated under Article 315 to 323, Part 14, Chapter 2 of Constitution of India। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होंगी, पढ़ा हुआ होगा आपने लक्ष्मीकांत। लिविंग इन डिनायल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ना प्राइम मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले कहा कि हमने पिछले 3-4 साल में 8 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिया, हालांकि वो चीज दिखती नहीं है, ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग देखते हैं 47 लाख एप्लीकेशन आती हैं फॉर 60,000 कांस्टेबल पोस्ट इन उत्तर प्रदेश। 1.25 करोड़ एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तो दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, बट सरकार इसको कॉन्स्टेंटली डिनाई करती जा रही है। Reserve Bank of India report that said 8 crore jobs have been created in last 3-4 years, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी को रिपीट किया, ठीक है, उनका कहना था कि लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप, इट विल क्रिएट मोर जॉब्स।
बट देयर इज रिस्पॉन्स टू ए फ्लरी रिपोर्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज सिटी ग्रुप। इसने कहा था कि देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। अभी हम अनएम्प्लॉयमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। पिछले डिस्कशन में हमने इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में जाना था, ठीक है, इसके कॉजेज और इसके इम्पैक्ट्स। ठीक है, पिछला जो न्यूज़पेपर डिस्कशन हुआ था उसमें हमने देख लिया था। पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लेबर फोर्स टोटल कितनी है हमारे पास? ऑलमोस्ट 60 करोड़ लोग हैं। सीएमआई, इसके डेटा को ज्यादा रिलाई किया जाता है जनरली बाय द स्कॉलर्स, बिकॉज उनका मानना है कि ये क्योंकि प्राइवेटली डेटा गैदरिंग एजेंसी है, ये बेटर बताती है, जबकि गवर्नमेंट का जो डेटा है वो ठीक ट्रू पिक्चर नहीं देता है। तो सीएमआई का डेटा भी आप मेंस में अपने आंसर में कोट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइजन टू 8 मंथ हाई, दैट इज 9.2%। ओके, कॉन्ट्ररी टू द ऑफिशियल नैरेटिव ऑफ मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। Okay. The situation for the educated youth is grim. Now see, इंडिया कंसिस्ट करता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और हमारी जो 90% वर्क फोर्स है वो कहाँ इन्वॉल्व है? 94% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। The data for the organized sector is available from statutorily published annual data. That is not the case for unorganized sector. ठीक है, 11 करोड़ फार्म्स हैं जहाँ पे मजदूर काम कर रहा है, 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं। तो इन सबका डेटा जुगाड़ना, अरेंज करना उतना आसान नहीं है। बट 4 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी ग्रोथ पर एक स्टॉपेज तो लगाया है एटलीस्ट। ठीक है, सबसे पहली स्टेप थी जो गवर्नमेंट का ब्लंडर था, डिमोनेटाइजेशन। सेकंड था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ऐसा नहीं कि जीएसटी इंट्रोड्यूस करना गलत था, बट उसको इतने स्लैब बना के इंट्रोड्यूस किया गया कि वो वन कॉमन मार्केट का जो गोल था वो डिफीट हो गया। दूसरा, एनबीएफसी में बहुत घोटाले हुए, काफी सारे। उसके बाद कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया। इस सब ने काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्लो किया। मैनी यूनिट्स क्लोज डाउन ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। सीएमआई अडॉप्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट की आप जो डेफिनेशन रख रहे हो ना, उससे बहुत फर्क आता है। तो जो ये जो प्राइवेट बॉडी है, ये एम्प्लॉय करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, जो सिर्फ उन लोगों को काउंट करती है हु गेट एन इनकम फ्रॉम द वर्क एज एम्प्लॉयड। जैसे आपने अपनी दुकान पे कोई लड़का रखा हुआ है, आप उसे 8-9 हजार रुपए दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको एम्प्लॉयड माना जाएगा। जबकि जो गवर्नमेंट का सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स, इट काउंट्स दोज हु आर वर्किंग इवन इफ दे डू नॉट गेट एन इनकम फ्रॉम इट। यानी कि एक फार्म, एक खेत देखिए, फार्म, उसमें वर्कर्स बैठे हुए हैं, इररिस्पेक्टिव कि उनको काम कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन नहीं, ये वर्कर अवेलेबल है ना यहाँ पे काम करने के लिए, तो उनको काउंट कर लिया जाएगा एज एम्प्लॉयड। ठीक है, दिस इज बिगेस्ट फ्रॉड विद दिस गवर्नमेंट डेटा। ठीक है, तो पीएलएफएस काउंट द डिसगाइज अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड एज वेल। Youth is struggling to get work and facing issues in examination, but the government is in denial. कि अब ये चीजें कभी वायलेंट फॉर्म में बाहर ना आए, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। बट यूथ बहुत ज्यादा परेशान है गवर्नमेंट की वजह से, वो टाइम बताएगा। एनीवे, चलिए यहाँ से हम कुछ चीजें डिटेल में समझ लेते हैं जो हमारे काम की है। फर्स्ट इज एम्प्लॉयड, हम किसको कह रहे हैं? सो इंडिविजुअल्स हु आर करेंटली एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज आर कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड किसको? अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयड हु इज सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क बट आर करेंटली विदाउट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अब जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन अ वे यू आर अनएम्प्लॉयड, राइट, बट एटलीस्ट यू आर नॉट सीकिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, यू आर नॉट सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट एज ऑफ नाउ, राइट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हम उनको मानते हैं सिर्फ हु आर सीकिंग द जॉब या फिर हु आर अवेलेबल फॉर द वर्क। ओके, यानी आप यूपीएससी एस्पिरेंट, आप एटलीस्ट अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन में नहीं आओगे यहाँ पर, बिकॉज यू आर नॉट सीकिंग दी वर्क एज ऑफ नाउ, यू आर नॉट अवेलेबल टू वर्क एज ऑफ नाउ, राइट, सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दोज नॉट सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, यानी कि आप स्टूडेंट्स को मान लीजिए, या आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हु आर नीदर एक्टिवली सीकिंग और अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में होते हैं। Now, the combination of employed and unemployed, यानी कि first 2 categories forms the labor force, and the unemployment rate is calculated as percentage of labor force without work। ठीक है, तो लेबर फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जो लेबर फोर्स है उसमें दोनों है, एम्प्लॉयड भी प्लस अनएम्प्लॉयड भी। ठीक है, और जब हम इनका रेशियो निकालते हैं ऊपर अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के साथ, तब निकल के आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए ये वैसा ही है जैसा कि ज्वाइंट फैमिली से मोस्टली होता है कि शॉप एक है, बैठे 4 लोग हैं,
एक इंसान बैठेगा तो भी दुकान में उतनी सेल हो रही है, चार बैठे हैं तो भी। एक फार्म है, ठीक है, उसमें तीन वर्कर वर्क कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, चार कर रहे हैं तो भी उतना ही हो रहा है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा है, या यहाँ पे जो तीन एक्स्ट्रा हैं, दे आर नथिंग बट डिस्गाइज द अनएम्प्लॉयड। ओके, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड ये बनता है मिसमैच की वजह से, स्किल्स मिसमैच। यानी कि जॉब अवेलेबल है, बट जिस तरह की जॉब अवेलेबल है उसके लिए आपके पास स्किल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वीडियो एडिटर की जॉब अवेलेबल है, ठीक है, और आप जॉब ढूंढ भी रहे हो, बट आप इस जॉब वाली स्किल यानी कि वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आपके पास नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल, ये डिपेंड करता है, कभी रिसेशन आ गया तो कंपनी ने निकाल दिया कि हमारे पास इतने कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। कभी अच्छा टाइम आ गया तो कंपनी ने हायर कर लिया कि एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत है। तो ये साइक्लिकल है, ये आता जाता रहता है। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल अब याद कीजिए ऑटोमेशन, यानी कि ये उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। जैसे आपको पहले हायर किया जाता था, ये मुझे एक लेटर लिखने के लिए चाहिए या जो मेरी रिपोर्ट वगैरह तैयार कर सके, ठीक है, लेकिन आजकल ये सारे काम चैट जीपीटी ने बहुत ईजी कर दिए, तो अब आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब लॉस होता है आपका, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस तरीके से ओवरकम करें, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिए थे आपको, ठीक है। ये सब हमने पहले डिस्कस किया है, ऐसा नहीं है, और ना इसमें कुछ समझाने का है। फर्स्ट इज एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन हमें दोनों लेवल पे सुधारने की जरूरत है। एक तो स्कूल लेवल एजुकेशन, क्योंकि फाउंडेशन बहुत पुअर है बच्चों के आजकल, कि आगे की स्किल सीखने के लायक नहीं है। और दूसरा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर ये बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, एंड इवन जो टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं वो क्वालिफाइड नहीं है ठीक से। दे आर नॉट क्वालिफाइड फैकल्टीज, बट रादर दे आर दोज पीपल जिन्हें खुद कहीं जॉब नहीं मिला। और इस वजह से होता क्या है कि बच्चे को फिर से एग्जाम में पास करने का ही गोल रह जाता है, टीचर उसी हिसाब से पढ़ाता है और उस हिसाब से बच्चा पास हो जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत पुअर है हमारे यहाँ का, उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तीसरा है स्किल्स। अब ये जो मॉडर्न स्किल्स आ रही हैं, एआई हो या डेटा एनालिसिस हो, मशीन लर्निंग हो, ठीक है, या थोड़ी सी चलिए और थोड़ी इजी तरफ ही जाते हैं तो 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, इनका टाइम चल रहा है, ठीक है। एजुकेशन को जैसे आप और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो उस लेवल की अगर हम स्किल्स नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन कॉज करेगी, नो डाउट, ठीक है। ऑटोमेशन आएगा, वर्कर्स की और कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मशीनें सारा काम अपने आप ही कर लेंगी। इन मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए मैन पावर तो फिर भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। मशीनें सिर्फ आपका काम इजी बनाएंगी। तो ये स्किल्स हम लोग अगर दे पाएंगे तो ही इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को ओवरकम कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब मैनिया, ये पॉइंट मैंने अपने आप से ऐड किया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगेन डोंट टेक इट पर्सनली, बट हमारे यहाँ सबसे हाईली एजुकेटेड क्लास या बेस्ट ब्रेन हम किसको कहते हैं, उन्हें जिन्हें हमेशा से एजुकेशन मिला है। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, जैसे एक बार समझिए, ठीक है। द ब्राह्मण कम्युनिटी, ठीक है, दे हैड द एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू आउट, ओके, थ्रू आउट द हिस्ट्री, या एटलीस्ट कहीं भी देखेंगे तो पिछले 3 4 5 जनरेशन अच्छे से एजुकेटेड रही है। दे हैव अ बेटर आईक्यू लेवल, दे हैव अ बेटर ब्रॉटअप, और एक वेल एजुकेटेड मदर का टैलेंट बच्चे में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसके आईक्यू लेवल में, उसकी हेल्थ में, हर तरीके से, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ जो फैमिली या जो सोसाइटी जितनी ज्यादा एडवांस है, वो उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ और ज्यादा जा रही है। तो हो ये रहा है कि हमारे देश का जो बेस्ट टैलेंट है या जो बेस्ट ब्रेन है, वो अट्रैक्ट हो रहा है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। लोग आईआईटी से ग्रेजुएट होकर अच्छे ग्रेड से पास होकर आ रहे हैं, लोग एम्स से पास होकर, आपको बनना चाहिए बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, ठीक है, बट आप कहाँ आ रहे हो, यूपीएससी में, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट का जॉब मैनिया है, इसने हमारा जो टैलेंट है, चलिए आप थोड़ा सा कास्ट को भी हटा दीजिए, कास्ट एंगल को भी, बट आई एम सेइंग इज कि जो बेस्ट टॉप क्लास स्पेसिफिक फील्ड से एक्सपर्ट आने चाहिए, वो जा रहे हैं जनरलिस्ट जॉब की तरफ, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, राइट। तो ये थोड़ा सा सुधार होना जरूरी है, और कुछ नहीं है यार, सिर्फ दो वजह से आता है। एक है कि इसमें पावर मिल जाती है, आपको रिकग्निशन मिल जाता है, और दूसरा है कि करप्शन के स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब तक गवर्नमेंट लेवल पर करप्शन कम नहीं होगा, तब तक ये अट्रैक्शन बना रहेगा। ये दो ही मेन अट्रैक्शन है गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है। आप यूपीएससी देने आते हैं आरबीआई की जॉब छोड़ के, आरबीआई आपको 2.5 लाख रुपए दे रहा है मुंबई जैसी सिटी में, ठीक है, उसके बाद आप यूपीएससी में आते हैं। ये आई थिंक रैंक 6 से पूछा गया था इंटरव्यू में। जॉबलेस ग्रोथ, आज से नहीं, सिंस 1991 हमारी ग्रोथ जो रही है काफी जॉबलेस रही है, क्योंकि हमसे गलती क्या हुई कि हम एग्रीकल्चर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद सर्विस, इस तरीके से कंट्री प्रोग्रेस करती। हमने एग्रीकल्चर के बाद सीधे जंप लगा दी सर्विस, क्योंकि हमने आईआईटीज खोल रखे थे, हमने आईआईएम्स खोल रखे थे,
तो इस वजह से हम लोग डायरेक्टली जंप करके चले गए सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग पे हमने ध्यान दिया नहीं क्योंकि हम लोग गलती कर रहे थे, लाइसेंस एंड कोटा राज चल रहा था हमारे यहाँ। उस वजह से हमने मैन्युफैक्चरिंग का भी ज्यादा प्रोग्रेस होने नहीं दिया, राइट। और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना है, हार्डली 13% चल रहा है इस वक्त प्रेजेंट में, ठीक है। जबकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 30% शेयर है। इसलिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं हुई उनको काफी साल तक। गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जैसे कि जब हम लोग कैटेगराइज देखते हैं स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तो टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि अगर आप स्मॉल से मीडियम पे या मीडियम से लार्ज में माइग्रेट कर गए तो गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव्स आपको बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब उन इंसेंटिव्स को हमेशा अवेल करने के लिए इंडस्ट्रीज क्या कोशिश करती हैं कि हम लोग छोटे ही रहें, हम लोग ग्रो ही ना करें उतना हाई। पॉपुलेशन इज वन रीजन, बट ये पॉपुलेशन रीजन सिर्फ आज से नहीं है, ये 2014 से पहले भी था, ओके, और वो आज भी है। लूमिंग ऑटोमेशन एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, तो ऑटोमेशन हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके कॉजेस एंड इम्पैक्ट, सॉरी कॉजेस नहीं, इम्पैक्ट डिस्कस कर लिए थे कि ऑटोमेशन से क्या इम्पैक्ट होंगे। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में वो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है इतनी तेजी से तो वो डिसरप्ट करेगी जॉब मार्केट को। आपके पास एक ही तरीका है कि आप नई स्किल्स एक्वायर कर लें जो कि डिमांड करती हैं ये सारी चीजें। बाकी तो यहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल देख लिया, बाकी ये सब बकवास है सैटरडे को, इसलिए मैं पहले डिस्कशन करता ही नहीं था क्योंकि इसमें काफी चीजें अननेसेसरी होती है। एनिमी प्रॉपर्टी, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, पहले हमने किया हुआ है बट इसको काफी टाइम हो गया तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी, इसमें दोनों आती है, मूवेबल, इमूवेबल एसेट्स, ठीक है। मूवेबल जैसे आपकी कार वगैरह, इमूवेबल लैंड वगैरह, ठीक है। अ, ये वो प्रॉपर्टी है विच वर लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल हु टुक सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आफ्टर लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन और पोस्ट 1962 या 1965 वॉर्स, ठीक है। जैसे जिन्ना का पैलेस है, आई थिंक मुंबई में है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है। तो वो भले ही जिन्ना का रहा हो लीगली, बट द थिंग इज कि ही टुक द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, ही मूव देयर, ओके। तो उसकी यहाँ की जो वेल्थ है उसको क्या माना जाएगा, एनिमी प्रॉपर्टी। बिसाइड्स रियल एस्टेट, एनिमी प्रॉपर्टी में ऑल्सो इंक्लूड बैंक अकाउंट, शेयर, गोल्ड और अदर एसेट्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स। अब ये एनिमी प्रॉपर्टी आप वहां से क्लेम नहीं कर सकते, कोई पाकिस्तान चला गया है या चले गए थे बहुत पहले तो उनके डिसेंडेंट्स आज आके इंडियन गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते कि ये हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, आप ये हमें हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी दे दी जाती है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ओके। इट इज वेस्टेड इन कस्टोडियन, ये एक अथॉरिटी होती है विच इज क्रिएटेड अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968, ठीक है। ये एक्ट इनेक्ट किया गया था इनफैक्ट 1965 वॉर के बाद। 2017 में एक अमेंडमेंट आया, इट स्टेटेड दैट सक्सेसर्स ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड चाइना सीज टू हैव ए क्लेम ओवर द प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड। तो जो आज पैदा भी हो रहे हैं, अगर वो ये कहें कि हमारे दादा परदादा की जमीनें आज हिंदुस्तान में हैं, तो ये अमेंडमेंट कर दिया गया है, नाउ दे डोंट हैव एनी राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी। The amendment ensured the law of succession does not apply to enemy property and that there cannot be a transfer of any property vested in the custodian by an enemy or enemy subject or enemy firm and that custodian shall preserve the enemy property till it is disposed of in accordance with provision of the act। अब ये custodians property कब तक ध्यान रखेगा, जब तक गवर्नमेंट उसका कुछ अरेंज ना कर दे। जैसे लखनऊ में एक प्रॉपर्टी है, अभी न्यूज में आई थी 2 दिन पहले, उसको रिफर्बिश कर रही है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसको होटल बनाना है या जो भी बनाना है वो उनकी मर्जी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब तक डिसाइड ना कर ले कि इस प्रॉपर्टी का क्या करना है तब तक आपको प्रिजर्व करनी होगी कस्टोडियन को। एज पर दिस सेपी जो कस्टोडियन है, देयर आर 13,252 एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया वैल्यूड एट ओवर 1 लाख करोड़। Most of those properties belong to who migrated to Pakistan and over 100 to those who migrated to China। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, ओके। तो ये आर्टिकल व्हेन होम इज प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी की बात कर रहा था मैं। बटलर पैलेस एंड एनिमी प्रॉपर्टी नाउ बीइंग रिफर्बिश्ड बाय लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। ये जो आप सामने देख रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। एलिवेटिंग इंडियाज कैपिटल गुड्स फॉर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन। अब इसको पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसके कुछ चीजें, उसके बाद हम देखेंगे इसको। ठीक है, अभी हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनकी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन वाइज 114 बिलियन तक का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसे हमें बढ़ा के टारगेट रखा है 2030 तक 300 बिलियन तक का प्रोडक्शन करने का।
मार्केट साइज देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स का तो अभी है $4.5 ट्रिलियन का मार्केट साइज, 2030 तक एक्सपेक्टेड है ये ग्रो हो जाएगा $6.1 ट्रिलियन का। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको अपनी तरफ से दिए हैं कि कैपिटल गुड्स हो या कोई भी हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट की बात की जाए, प्लीज अपने यही पॉइंट्स रहेंगे आपके, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर सेक्टर हो, जो मर्जी सेक्टर हो, हमें यही सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है यहाँ पर, और कुछ नहीं है इसमें स्टेप्स लेने के लिए। फर्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन करने की जरूरत है ताकि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकें, राइट, ताकि दूसरों से कॉम्पीट कर सकें हम लोग। उसके लिए हमें और इनोवेशन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं कि हम लोग हार्डली 0.7% स्पेंड करते हैं अपनी जीडीपी का ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जबकि हमें इस फंड को बढ़ाने की जरूरत है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है फंडिंग, इस फंडिंग। तो इसके लिए हमें एक कॉर्पस बनाना चाहिए, ताकि अब जिस सेक्टर का भी, ठीक है, उस सेक्टर का कॉर्पस बना लीजिए। कैपिटल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो उसके लिए कॉर्पस बना लीजिए से 1 लाख करोड़ का, और उसको इन्वेस्ट कीजिए फिर। ठीक है, देन एट द सेम टाइम इनोवेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, ठीक है, और इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें जरूरत होती है कि हम पहले इन्वेस्ट करें अपने एजुकेशन और स्किल्स में। जब हमारे पास अच्छी मैन पावर आएगी, अच्छे साइंटिस्ट आएंगे, तभी हम इसकी किसी भी तरह की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे, राइट। और टेक्नोलॉजी को सिर्फ डेवलप करना अपनी तरह है, अपनी जगह है, कोई भी अकेडमिया या इंस्टीट्यूशन या लेबोरेटरीज को डेवलप कर देगी, लेकिन जब तक उसका इंडस्ट्री से पार्टनरशिप नहीं होगी, इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं अकेडमिया इंडस्ट्री लिंक, तब तक उस इन्वेंशन को या उस इनोवेशन को कमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये आपके हर जगह वैलिड होंगे। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, इंडिया's इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $115 बिलियन का है। इट इज एक्सपेक्टेड टू मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 5 टाइम्स। ओके, $500 बिलियन तक जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वैल्यूड एट $4.5 ट्रिलियन एज ऑफ नाउ, एंटिसिपेटेड टू सोर $6.1 ट्रिलियन बाय 2030। ये तो हो गए फैक्ट्स, ठीक है। तो अब ये दिखाता है कि इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए, तो हमें एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट दैट ड्राइव द प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स, कैपिटल गुड्स यही होते हैं, ऐसे गुड्स जिनसे हम दूसरे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस विल enable us to produce high quality electronics efficiently and at scale. We need to develop unique cutting edge solutions that serve domestic as well as global market. This demand a significant investment in research and development and policies that encourage innovation and protect IPR. Okay. डिमांड एंड सप्लाई गैप को मैनेज करना है, तो वी नीड टू क्लोज द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। We need to reduce dependency on imports and ensure a steady supply of high quality equipment for local consumption. तो इसके लिए हमें नीड है कि हम एक कॉर्पस बनाएं ऑफ मिनिमम 1000 करोड़ फोकस्ड ऑन इनोवेशन इन कैपिटल गुड्स। अब ये कॉर्पस हम किसी भी फील्ड में बना सकते हैं, चाहे हमें सेमीकंडक्टर सेक्टर डेवलप करना हो, चाहे हमें टॉय सेक्टर डेवलप करना हो, टेक्सटाइल सेक्टर डेवलप करना हो, सब चीज में हमें इनोवेशन करने की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग पहले फंडिंग इंश्योर करें। CMTI can partner industry and leaders and academic institutions to foster innovation, streamline production process, and raise overall competitiveness of Indian manufacturers. रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे, रोबस्ट IPR प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे पेटेंट साइट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू क्रिएट ए सिक्योर एनवायरमेंट। By promoting strong research and development ecosystem, we can develop indigenous technologies that not only meet the international standards but also set new benchmarks in quality and efficiency. The aim is to position Indian firms as formidable contenders. Need for strategic approach, including एक समझ होनी चाहिए ग्लोबल मार्केट के डायनेमिक्स की, एडहरिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड बिल्डिंग ए रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस। जैसे एप्पल ने इमेज बनाई है, द रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की हमें जरूरत है। Prioritizing the development and acquisition of advanced manufacturing technologies is crucial, supported by dedicated funds for acquiring and enhancing capital goods. उसके लिए हमें जरूरत होगी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने की, अपनी वर्क फोर्स को इक्विप करने की विद टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स,
Strong collaboration between industry, academia can foster innovation and ensure that research aligns with industries, leading to breakthrough technologies and processes. गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फेवरेबल होनी चाहिए जो सपोर्ट करें ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटेटिंग ईज एंड डूइंग बिजनेस, एंश्योरिंग ए स्टेबल रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। हमने पहले भी देखा था पिछले डिस्कशन में कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फंड बनाना है हमें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कंपनीज हैं इनके प्रॉफिट पर एक फिक्स सेस लगाते हैं से 3%, ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लगाया है उसी तरीके का एक हर प्राइवेट बड़ी कंपनी की प्रॉफिट पर 3% सेस लगना चाहिए फॉर रिसर्च फंड, ठीक है, तो फंडिंग का इशू भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देन सस्टेनेबिलिटी के लिए इंडिया शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस एनहांसिंग आवर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड पोजिशनिंग इंडिया एज रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हब। AI, IoT, big data can revolutionize the manufacturing process more efficiently and cost effective. Addressing technology and skill gap is critical for India's ambitious electronics sector. Joint venture कर सकते हैं हम global leading firms के साथ, can facilitate skill and technology transfer. Then we can attract skilled diaspora and foreign experts अपने साथ काम करने के लिए. Establishing a roadmap, developing key equipment and progressing to most cutting edge technologies. Reducing the cost of capital can enable India manufacturer to invest more in technology, innovation and making more competitive globally. चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आईसीजे है इसके बारे में हम पहले काफी बात कर चुके हैं, हेग में हेडक्वार्टर है इसका। इसका भी यही कहना है कि इजरायली ऑक्यूपेशन इन पैलेस्टीन इज इलीगल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन टॉप कोर्ट दैट इज आईसीजे, उसने भी कहा है इसराइल का डेकेड लॉन्ग ऑक्यूपेशन जो है पैलेस्टीन टेरिटरी का, इट इज इलीगल एंड नीड टू एंड एज सुन एज पॉसिबल। हेग में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन का आर्म है। इट वॉज इमीडिएटली स्लैम्ड एज डिसीजन ऑफ लाइस बाय इसराइल। इसराइल इसको एग्री करेगा नहीं, बट अब ये बहुत सीरियस इशू है कि हाउदीज अभी तक यहाँ रेड सी में ही परेशान कर रहे थे, बट यहाँ से इन लोगों ने मिसाइल फायर किए सीधे तेल अवीव में, दैट इज कैपिटल ऑफ इसराइल। हाउदी हालांकि जेरूसलम को कैपिटल कंसिडर करता है, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तेल अवीव ही उसकी कैपिटल है। हाउदी ड्रोन हिट तेल अवीव। अभी ड्रोन दिया किसने होगा? ईरान ने। Iranian made drone sent by Yemen Houthi rebels struck Tel Aviv on Friday. It wounded 10 people. तो अब फिर इसराइल रिटेलिएट करेगा और ये अटैक भी हुआ यूएस एम्बेसी के पास। इट क्रॉस मच ऑफ द कंट्री थ्रू मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस। अब इसराइल का एयर डिफेंस काफी फेमस है इस चीज के लिए, बट कि उसको ब्रीच कर गया। That have intercepted almost all the drones and rockets that Yemen Houthis have been launching toward Israel since Gaza war began. ठीक है, बट इस बार हिट कर गया। ईरान केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिसाइल मटेरियल्स। अब इसके लिए आपको जानना होगा JCPOA, ठीक है, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। ये डील साइन हुई थी यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ईरान ने, बट ट्रंप को थोड़ी मस्ती चढ़ी थी, उसने इस डील को ब्रेक कर दिया था और उसी वजह से ये इशू हो रहा है वापस से। अदरवाइज ईरान ने सारे जो नॉर्म्स थे उस डील के उनको कंप्लाई किया था, बट ट्रंप कुछ अलग ही मूड में था ड्यू टू इसराइल का प्रेशर रहता है अमेरिका पे। इसराइल की जो लॉबी है ना अमेरिका में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया का डायस्पोरा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ईरान इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिसाइल मटेरियल फॉर यूज इन न्यूक्लियर वेपन विद इन 1 or 2 weeks। अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद ईरान में। उनका कहना था कि हिज गोल इज टू गेट ईरान आउट ऑफ आइसोलेशन एंड ही फेवर्स रिवाइविंग 2015 न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड ग्लोबल पावर। बट दूसरी तरफ ट्रंप के भी जीतने के चांसेस हैं, तो उसी ने इस डील को कैंसिल किया था, तो रिवाइव हो पाएगी या नहीं वो देखना होगा। ईरान एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड विद इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मैसेज अमेरिका ने दिया है ईरान को, गलत मैसेज, ठीक है। ईरान जिसने डील के साथ कंप्लाई किया था, अपने न्यूक्लियर के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको ओपन कर दिया था IAEA के इंस्पेक्शन के लिए, फिर भी आपने डील कैंसिल कर दी। नॉर्थ कोरिया जिसने न्यूक्लियर वेपन भी बनाया, हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाया, उसने वो आए दिन मिसाइल फायर भी करता रहता है जापान और नॉर्थ कोरिया के ऊपर से, ठीक है, उसके बाद भी ट्रंप उससे मिलने गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईरान को ये मैसेज दिया कि पहले आप न्यूक्लियर वेपन बना लीजिए, उसके बाद ही अमेरिका आपसे बराबरी से बात करेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पहले बना लिया तब जाके ट्रंप उससे बराबरी से मिल रहा है। ईरान ने आपकी सारी कंडीशंस मानी, अपने आप को ओपन कर दिया इंस्पेक्शन के लिए, उसके बाद भी आपने डील कैंसिल करके उस पर और ज्यादा सैंक्शन लगा दिए।
तो इसने ईरान को यही मैसेज दिया कि बातें सिर्फ बराबरी वालों में ही होती है। अमेरिका न्यूक्लियर पावर है तो हमें भी पहले न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा, तब ये हमसे बराबरी से बात करेगा। ठीक है, एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया के इंसिडेंट ने तो यही मैसेज दिया था। तो ईरान अब वैसे ही कुछ कर रहा है। जेलेंस्की ने ब्रिटेन को कहा है कि हमें रशिया में अंदर डीप स्ट्राइक करने की के लिए हेल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि सिंस बिगिनिंग ऑफ 22 इन्वेजन यूएस हैज मेंटेन्ड ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग यूक्रेन टू यूज द वेपन्स इट प्रोवाइडेड टू हिट टारगेट इनसाइड रशिया फॉर फियर ऑफ फर्दर एस्केलेशन। कि अभी तक जितना भी यूक्रेन हिट भी कर पा रहा है ना उनको रिटर्न में, तो वो यूक्रेन की टेरिटरी पे ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर रहा हो अंदर रशिया की टेरिटरी में, ठीक है, तो उसी के लिए मदद मांगी है इसने। चलिए बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है। इंडियन एक्सप्रेस में बस दो चार छोटी छोटी काम की न्यूज है, हम उनको देख लेते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। फर्स्ट चीज यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है मिस्टर आनंद बोस, इन पे एलिगेशंस लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नर जो है उसके पास इम्यूनिटी होती है अंडर सेक्शन 3 आर्टिकल 361। ठीक है, कि जब तक वो अपनी पोस्ट पे बैठा हुआ है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो बैठे रहेंगे जब तक केंद्र सरकार चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर ऐसे तो आप जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ है वो लड़की कहाँ जाए। ऐसे ही सिमिलर केस हुआ था अगेंस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और वहां तो ये केस और ज्यादा बड़ा था कि कई लड़कियों को जॉब के नाम पर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, नॉट जस्ट बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर बट उनकी जो पूरी जो सपोर्ट स्टाफ है सबके द्वारा। ठीक है, बट इम्यूनिटी बीच में आ गई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू द इम्यूनिटी टू गवर्नर्स अंडर आर्टिकल 361। Supreme Court on Friday agreed to examine the question of immunity to governor from any kind of criminal prosecution granted under Article 361। यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल वुमेन एम्प्लॉई वेस्ट बंगाल की, उन्होंने एलिज किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट गवर्नर सीवी आनंद मोहन बोस। अब यहाँ पे आ जाता है बीच में आर्टिकल 361 का क्लॉज 2, क्योंकि वो कहता है कि आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते गवर्नर के अगेंस्ट। Article 361(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President or the Governor of a state in any court during his term of office। तो टर्म एंड होने का अगर वेट करेंगे तो फिर कैसे इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। The women in her plea said the immunity under this clause 2 of 361 cannot bar the investigation and underlined the need for a timely probe। The objective behind granting immunity under Article 361 was to insulate the head of state from possible exposure to malicious publicity of his involvement in any offence instituted during the term of office। अब हमारे यहाँ भी यही हुआ था मध्य प्रदेश में कि कुछ सीटें बेची गई थी मेडिकल में की, उसमें खुद गवर्नर का नाम था और उनके बेटे का भी नाम था, और उनके बेटे ने बाद में सुसाइड भी किया था। कुछ साल पहले की बात है जब व्यापम स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश में। तो गवर्नर अगर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो फिर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट क्यों ना की जाए। The Supreme Court will have to decide whether sexual harassment and molestation form the part of discharging or performing duties by the governor to grant him blanket immunity under Article 361। क्योंकि 361 आपको इम्यूनिटी देता है कि अगर आपने अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में कुछ किया है तो आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। बट मॉलस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे आ सकता है इस डेफिनेशन में, डिस्चार्जिंग एंड परफॉर्मिंग ड्यूटी में, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पर दो आर्मी वेटरन्स ने बुक लिखी। एक लिखी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, दूसरी लिखी अलोन इन द रिंग। इसकी मुझे थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेने दीजिए। ओके, जनरल नरवणे की 4 स्टार एंड जनरल विच की अलोन इन द रिंग। जनरल नरवणे ने क्वेश्चन उठाए थे यहाँ पर कि गलवान वैली की कुछ ऐसी बातें जो नहीं पता है पब्लिक को, वो इन्होंने मेंशन की। दूसरा इन्होंने कहा कि अग्निवीर पर कंसल्ट नहीं किया गया आर्मी को और हम लोगों को सरप्राइज हुआ जब लॉन्च की गई। दूसरा, अलोन इन द रिंग में जनरल विच ने बात की है कि जब कारगिल वॉर हुई थी तब पाकिस्तान बाहर से वेपन्स खरीद रहा था, इक्विपमेंट्स खरीद रहा था, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरीके से फेल हुआ था ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ओके, और ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो ही है जो ये सब देखता है, इनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, ऑफिसर्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह की, ठीक है, वो वहां भी फेल हुआ। Alone in the Ring NC which Army Chief from 2002 to 2005 has written that Indian intelligence agencies gravely failed to detect military purchase by Pakistan in run-up to Kargil conflict, which marked 25th years of this month।
ये उनका यहाँ पे कहना था कि इंडिया का फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी हैज गिवन एन एक्यूरेट इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ चांसेस ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। और यहाँ पर जो नरवणे जी ने मेंशन किया, उन्होंने कहा है कि आर्मी के जो गलवान क्लैश हुए हैं 2020 की चाइना में और क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अग्निवीर स्कीम, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इन दोनों की किताब को होल्ड पे डाल दिया है फिलहाल के लिए, रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। ओके, ये दो तीन इश्यूज थे बस, बाकी आज की न्यूज़पेपर में ओके दो चीजें और है, सॉरी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले ऑर्डर दिया था कि अगर एक प्राइवेट स्कूल है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, और ये दोनों आते हैं विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अंडर आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन इन पे होता है कि प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स जो है वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करनी होगी और फी में कंसेशन देना होगा। हालांकि कंसेशन बाद में गवर्नमेंट उनको रिइम्बर्स कर देती है, ठीक। तो अब गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया कि हम आपको एग्जाम्पशन देते हैं इस चीज से। अगर प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट स्कूल है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, आपको 25% सीट्स रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को हटा दिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे गलत किया। In a setback to Maharashtra government, the Bombay High Court quashed and set aside the notification that exempted private schools within 1 kilometer radius of government or government aided school from following RTE Act quota admission. उन्होंने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द आरटीई एक्ट ऑफ 2009 एंड आर्टिकल 21 एंड दिस नोटिफिकेशन विल बी वॉइड। दिस मीन्स दैट सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट स्कूल से, जैसे आपने स्कूल खोला है या मैंने खोला है, तो वहां पर मुझे मैंडेटरी 25% सीट्स, अगर 100 सीट्स है तो 25 सीट्स अलग रखनी होगी फॉर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, ठीक है, उनके लिए फीस में कंसेशन देना पड़ेगा मुझे। Now, the students admitted under this 25% RTE quota are given fee concession and the state government later reimbursed the fees to private unaided schools. यहाँ पे पता है सिर्फ बात फीस की नहीं है, पैसे तो प्राइवेट स्कूल वालों को मिल ही रहा है, बाद में सरकार से रिइम्बर्स हो ही रहा है। यहाँ पे बात आ जाती है कि एक बार इन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उनको वहां पे किस तरह से फील होता होगा। एक तरफ जहाँ अच्छे रिच और सुपर रिच बच्चे बैठे हुए हैं, वहां पर ये गरीब बच्चे बैठे हैं, फी में कंसेशन मिल रहा है, वो अपनी जगह है, बट क्या उनके साथ वो बच्चे उसी तरीके से पेश आएंगे जैसे आना चाहिए, या डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है उन्हें, ठीक है, क्या उन्हें वहां से इंफीरियर फीलिंग वाली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डेवलप होगी, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो एथिकली सोचने पड़ते हैं कि होता है ये, ठीक है, वहां पर कि ये इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, ये इनके कपड़े गंदे हैं, ये इस तरह से बातें करते हैं, इनकी लैंग्वेज ऐसी है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहां पे बच्चों के साथ होता है। तो आरटीई का जो सेक्शन 12 है, इट कास्ट ए ड्यूटी ऑन एवरी अनएडेड स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो इस एक्ट में सेक्शन 12 ने डिस्टेंस की बात नहीं की थी, इसलिए महाराष्ट्र का ये जो नोटिफिकेशन था ये वॉइड हो गया, ठीक है। इट इन्फ्रिंज ऑन द सेक्शन 12। बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देर इट इज मैंडेट टू स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है, कंडीशनल नहीं है कि अगर 1 किलोमीटर दूर पे गवर्नमेंट स्कूल है तो इन बच्चों को वहां जाना चाहिए, एब्सोल्यूट है ये बिल्कुल, ठीक है, आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, नाउ सी यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंटर 3 लाख रुपए तक आपको केसीसी देता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जिसमें आप 3 लाख तक का लोन ले सकते हो। इसमें अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो तो 7% का जो इंटरेस्ट था वो घट के आपका हो जाएगा 4% का, 3% और कम हो जाएगा, ठीक। वैसे 9% लगता है, 2% कम किया जाता है। उसके बाद अगर आपने टाइमली पेमेंट किया इंटरेस्ट वगैरह तो आपका इंटरेस्ट 3% और कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट बढ़ाने की बात की गई कि ये लिमिट 3 लाख की सेट की गई थी 2006 में, तब से आज तक एग्रीकल्चर करना बहुत कॉस्टली हुआ है, तो इस लिमिट को बढ़ा के 5 लाख करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट से। सेंटर प्लान्स टू इंक्रीज अपर लिमिट ऑफ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख। तो इसको आप कोट कर सकते हो कि एग्रीकल्चर में किसान की इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए और उसको थोड़ी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। State government have been demanding to raise a ceiling of Kisan credit card loans at concessional annual rate of interest of 7% and 4% in case of prompt and timely repayment. लोन दिया जाता है अप टू 3 लाख, बेंचमार्क रेट तो है 9%, हाउएवर सेंटर प्रोवाइड करता है 2% के इंटरेस्ट सबवेंशन, तो हो गया 7%,
ठीक है। उसके बाद अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो तो 3% का और सबवेंशन दे दिया जाएगा आपको, और आपको देना पड़ेगा सिर्फ 4%। हालांकि कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो 0% इंटरेस्ट पर ही एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लोन। ओके, 6 मंथ पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी दिया जाता है टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैविंग केसीसी, विथ एम ऑफ प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द डिस्ट्रेस सेल, ताकि उनको अगली फसल बोने के लिए पिछली फसल कम दामों पे ना बेचनी पड़े कि अभी मार्केट में रेट डाउन है लेकिन बेचना पड़ेगा वरना अगली कैसे ग्रो करूं। तो उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट लोन भी दिया जाता है। ये जो लिमिट है 3 लाख की, सेट की गई थी 2006-7 में, तो काफी टाइम हो गया, इसको रेस करने की जरूरत है। सेंटर है सेट द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट ऑफ 20 लाख रुपीज की हम इतना क्रेडिट देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर ऑल्सो। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने देख लिए। बाकी आज एडिटोरियल में ऐसा कोई काम का एडिटोरियल नहीं है जो हमें अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।